नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेषिता। अखबारों की सुर्खियों में आपका स्वागत है। और अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं और असल खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले विजया जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरह से जासूसी पर जो हंगामा लगातार चल रहा है सदन में, लेकिन कल जो हुआ, मर्यादाएं की जो हम बात करते हैं उसको लांघ दी गई, पेपर जो थे उनको फाड़ दिए गए, छीन कर फाड़ दिए गए। कैसे देखती हैं आप इस पूरी घटना को? जासूसी कांड को लेकर बहुत कम अखबार ऐसे थे जिन्होंने इसको छापा। भास्कर ने प्रमुखता से छापा, जिसके कारण उनके ऊपर छापा पड़ रहा है। जी। अब संसद में मामला उठाया गया, घमासान हुआ। अब संसद की मर्यादाएं तो धीरे धीरे वैसे भी टूटती जा रही है। पहले भी कभी कोई ऊपर चढ़ जाता था, कुर्सी पे चढ़ जाता था। दूसरी बात है कि सांसद जो घमासान करते हैं, हल्ला मचाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि बाहर लोगों के सामने बात आए, उनको नाम मिले। उनकी जो पार्टी, जिस तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हल्ला मचाया जासूसी को लेकर, और अधिकतर वो लोग इससे प्रभावित भी हुए, बिल्कुल, इसीलिए इन बात को हल्ला मचाया। अब रही बात संसद की गरिमा को तार-तार करने की, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि इस समय राजनीति ऐसी हो गई है कि आप कुछ छापते हैं तो आपके यहाँ छापा पड़ जाता है, आप कुछ बोलते हैं तो आप लिख नहीं सकते। छोटे मोटे अखबार तो लिख ही नहीं सकते, और थोड़ा बहुत जो बड़े अखबार है वो अगर हिम्मत बढ़ाते भी है तो उनको नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो हो रही है, सब झूठ बोला जा रहा है, और अगर कोई छापने की हिम्मत भी करता है तो उसको नेस्त नाबूद करना पड़ता है। तो संसद की गरिमा तो, पर फिर भी सांसदों को संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसद तो अपने लिए एक प्रकार से ये मंदिर है हमारा, जिसको अगर हम जिसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आगे जाके और टूटती चली जाएगी। बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से जासूसी वाले मामले को लेकर संसद में जो हंगामा चल रहा है और लंबे समय से, मतलब ये जो मामला है वो हर दिन तुल पकड़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं आप पूरे इस मामले को? राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? हेलो राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। जिस तरह से जासूसी पर जो हंगामा लगातार संसद में चल रहा है और हर दिन ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? हेलो जी राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए जी। जिस तरह से जासूसी वाले मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं संसद में, इस पर लगातार हंगामा चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, ये तो कोई भी सरकारें जो होती हैं जी, वो अपने विरोधियों की हमेशा जासूसी कराती हैं जी, और उसमें आज कोई विपक्ष ज्यादा चिल्ला रहा है तो ये नहीं कि जब ये थे तो ये नहीं कराते थे जी। सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ है, विदेशी सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ है जी, ये ज्यादा चिंताजनक बात है जी। लेकिन जिस तरह तो जी आगे क्या कहा जाए इस मामले में, तो ये बहुत ही सामान्य सी वो है, और निष्ठा का आजकल कोई रह नहीं है लोगों की। लोगों को अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा अगर वो अपने आप को अगर आप अपने आप को वो करना चाहते हैं तो उनको ट्रांसपेरेंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पर भी जो है आपके हाथ में मोबाइल है, हेलो, तो आप जो है आपकी हर चीज ट्रेस हो रही है जी। तो आप जो है, इसका मतलब यही है कि आप अच्छे और सच्चे बने रहिए। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से जो हंगामा लगातार चल रहा है, जो मर्यादाएं संसद में टूट रही है, संसद एक ऐसी जगह है जहां पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन हर रोज इसी पर हंगामा होना, तो वो जो मुद्दे हैं, निश्चित ये मामला बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए और जिस तरह से ये मामला उठा है, लेकिन बाकी जो मुद्दे होते हैं जो संसद में उठाए जाते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वो कहीं गुम हो जाते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा कि कार्रवाई रोक दी गई, 13 मिनट सिर्फ कार्रवाई चल पाई, सिर्फ इसी मामले की वजह से। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो जी, इनका कामकाज होता है शासकीय में बजट पारित कराना और कानून बनाना जी। तो उन चीजों पर ज्यादा बात होना चाहिए
और इस तरह के हंगामे करके सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरना, और इसके लिए कहीं तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है जी, कि इनके हंगामे को ही जो है जगह देता है जी, जो एक क्रिएटिव और रचनात्मक कार्य होता है उसको उतनी कवरेज मिलती नहीं है जी। तो विपक्ष अपने आप को बनाए रखने के लिए सुर्खियों में चुनाव करता रहता है। जी बिल्कुल, निश्चित ही सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह के हंगामे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से विजया जी आपने कहा कि अगर इस तरह की खबरें छापी जाती है तो फिर छापे पड़ जाते हैं, खास करके व्यापारिक संस्थानों पर जो देशव्यापी आयकर छापे पड़े हैं, ये भी एक हंगामे का मुद्दा इस दौरान संसद में रहा है। विजया जी आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी राजेश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। जी विजय। अभी राज्यसभा में दिग्विजय सिंह ने भी ये मामला उठाया था संसद में छापे का, भास्कर में ये मामला सही उठाया था। अगर आज कोई संसद में इस बात को आवाज ही नहीं उठाएगा तो पत्रकार तो अखबार तो छापना बंद कर देंगे। आज सबसे ज्यादा अच्छी खबर भास्कर ने ही छापी थी, जो गंगा में तैरती लाश की खबर थी, और इन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजन की से मरने वालों की संख्या 0 है, जबकि सिर्फ भास्कर ने छापा कि सच क्या है। दूसरी बात है, जासूसी कांड पे भास्कर ने छापा। इस बार जो भास्कर की रिपोर्टिंग थी वो हिंदुस्तान ने बाहर विदेशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता है, विदेशों में भास्कर की इस बात की सराहना हुई। सवाल ये है कि आप किसी अखबार वाले को प्रतिबंधित करने की बजाय अगर सच बोले सरकार तो क्या दिक्कत है। भाई ऑक्सीजन से मर रहे तो कोई सरकार ने तो नहीं मारा उसको। निश्चित तौर पे ऐसे अखबार वालों को, ऐसे लोगों को प्रमोट करने की बजाय उनको दबाना ये कहीं अच्छी नीति नहीं है। और ये दूसरी बात है कि कम से कम संसद में मामला उठा तो सही, अगर मीडिया का और संसद में मीडिया का और ये मामला नहीं उठता तो मीडिया और दबा दी जाती है। तो ये सब अच्छा काम है कि कम से कम मीडिया की आवाज़ उठी, हल्ला हुआ, और निश्चित तौर पे इसका हल्ला होना चाहिए ताकि आगे कम से कम हर मीडिया वाले, अखबार वाले सही में छाप सके, सब दिखा सके। इस वक्त एक ही अखबार दिखा रहा है, वो है भास्कर। राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी इसी मुद्दे पर। स्वतंत्रता की बात आती है मीडिया के लिए, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? हर अखबार, हर पत्रकार अपने अपने तरीके सत्य को प्रकट करने का काम करता है जी। तो ऐसा नहीं कि बात करिए कि अखबार, लेकिन अब अगर आप इसकी बात करते हैं कि कार्रवाई क्यों हुई, क्या हुआ, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो एजेंसियां होती हैं जी, इनका काम महीनों से चल होता है। तो ये आज का नहीं कि आज आपने खबर छापी और कल हमने छापा मार दिया जी। तो उनके काम का दूसरी चीज ये कि 72 एक अखबार है, बहुत सम्मानजनक और प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन उनके भी तो अपने काम धंधे और दूसरे भी है ना, तो प्लांट है, प्लांट है जी, बहुत सारी चीजें हैं, शॉपिंग मॉल है, तो जब ये सारी चीजें भी हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि आप अखबार में इसकी आपने संस्थानों की जांच नहीं हो सकती। तो हमें इस तरह से देखना चाहिए। और दबने और दबाने की बात है, दबता वही है जिसको दबने की आदत है जी। आपने इमरजेंसी में भी देखा था, उन्होंने कहा घुटने के बल बैठना है तो उनने लेट गए। तो ये सारी चीजें हैं, ये तो आपके अपने स्वभाव पर है, आपकी अपनी प्रकृति प्रवृत्तियों पर है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अगर आप सरकार से माल खींच रहे हैं जी, अच्छा खासा विज्ञापन तो फिर आप उनको आंखें नहीं दिखा सकते जी, ये बात तो सार्वजनिक सत्य है। तो ये दोनों चीजें उससे नहीं चल सकती, फिर आप कितने निष्पक्ष और निष्पक्ष भाव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बात भी देखने की चीज होती है जी। निश्चित ही देखना होगा ये दोनों ही मामले आगे और कितना तुल पकड़ते हैं। विजया जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से किसानों का जो मामला है कृषि कानून को लेकर वो लंबे समय से चल रहा है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है उनको हटा दिया जाए, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि हम किसी तरह का भी संशोधन या उन कानूनों को हटाने की बात हम नहीं करेंगे। हालांकि लगातार 12-13 बैठकें हुई कृषि मंत्री के साथ किसानों की, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया और किसानों ने पहले ही ये कह दिया था कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और कल वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। जंतर मंतर पर लगातार हर रोज जब तक सत्र चलेगा 200 किसान हर रोज इकट्ठा होंगे, उनकी अलग संसद चलेगी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? असल में हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है जी, और किसानों को बहुत ज्यादा आप कमजोर अवस्था में या कमजोर ढंग से नहीं देख सकते। निश्चित तौर पे उन्होंने लंबा आंदोलन चलाया,
कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर कानून में थोड़ी तब्दीली करके फिर से बना दिया जाता। जी। ये तो एक तो दानाशाही है। आप जनता के लिए कानून बनाते हैं, किसानों के लिए कानून बनाया, आपको किसानों से पूछ के तो नहीं बनाया। अगर बनाया था तो उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली करने में क्या नुकसान था? क्या कहीं ऐसा आपने कोई उस कानून को लेकर किसी के साथ कोई आपने संबंध बना लिया, किसी को कोई ठेका दे दिया है तो आप डर रहे हैं? निश्चित तौर पे किसानों का मुद्दा को सुलझवाना चाहिए। ये मुद्दा कोई आम नहीं है। किसान, आज हम हिंदुस्तान में किसान की वजह से हम जिंदा है। आज जो किसान है और किसानों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। किसानों के साथ कई मीडिया संस्थान जुड़े हुए, कई आम पब्लिक जुड़े हुए, कई लोग जुड़े हुए। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कानून क्यों नहीं बदला जा रहा है। कानून देश के लिए बनता है, लोगों के लिए बनता है, किसानों के लिए बने हुए कानून को बदलने में क्या बुराई है? और किसान जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इस कानून का दूरगामी परिणाम बुरा होगा। कोई न कोई बड़े संस्थानों के हाथ में ये बात चली जाएगी। आम किसान वगैरह, छोटे छोटे किसान मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इस मामले को लेकर। तो निश्चित तौर पे किसान को कानून इनको बदलना ही पड़ेगा, वरना इस चुनाव में इसका नतीजा इनको भोगना पड़ेगा। राजेश जी, किसानों के जो लगातार आंदोलन चल रहा है, लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो कृषि कानून लाए गए हैं उनको हटा दिया जाए। कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये आंदोलन तो चल रहा है। जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर रखा है, उस कानून को खत्म करने की वजह स्थगित कर रखा है कोर्ट ने, मतलब मामला संजीव ड्रेस है, अदालत के अधीन है, तो उस पर हड़ताल कैसे हो सकती है? नंबर एक। नंबर दूसरी चीज ये कि जो किसानों के जो कानून लाए गए, तीनों कानून, वो स्वामीनाथन आयोग जिसकी किसानों के हित के लिए बनाया गया था, उसकी सिफारिशों के हिसाब से बनाया गया है। और दूसरी चीज ये है कि जो आंदोलनकारी हैं उनमें किसान कम है, किसानों के नाम जो दलाली करते हैं वो लोग ज्यादा है। अन्यथा भारत का इतना गरीब किसान जो है वो कैसे इतने लंबे समय तक आंदोलन कर सकता है? आपकी विलासतापूर्ण सुविधाएं को मिली हुई है, वहाँ पर सारे इंतजाम चल रहे हैं, AC चल रहा है, डीजल चल रहा है, हीटर चल रहा है। तो आप देखना चाहिए कि इसके पीछे कुछ दूसरी ताकतें काम कर रही हैं तो किसानों का हित नहीं होने देना चाहती। और किसान जो है, किसान तो है ही नहीं कहीं। भाई आप बताइए ना, मध्य प्रदेश का किसान कहाँ उसका खिलाफत कर रहा है? सिर्फ पंजाब में जो वहाँ पर जोलिए हैं, आड़तिये हैं, और उनको जो बीच में जो पैसा मिलता था तो वहाँ मंडियों के जरिए नहीं, आड़तियों के जरिए बेचा जाता है। वो ज्यादा तकलीफ है कि उनकी दुकान जो है बंद हो जाएगी। निश्चित। विजया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से राजेश जी ने कहा, कि आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मैं राजेश जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में खुद गई थी। हर किसान को जाने की जरूरत नहीं थी, जो प्रतिनिधित्व करते उन्हीं किसानों को जाने की जरूरत है। इसको अगर ढंग से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा किसानों को क्या नुकसान होगा। मैं भी एक किसान हूँ, मेरे गाँव मायके में भी खेती होती है, मैं समझती हूँ कि किसानों की क्या स्थिति है। मैं गाँव में जाती हूँ, हर किसान अधिकतर किसान इनके पक्ष में। अगर किसान पक्ष में नहीं होते तो आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। मजाक नहीं है कोई आंदोलन चला। और रही बात कोर्ट की बात, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में जब तक आंदोलन नहीं चलाते, अगर महात्मा गांधी आंदोलन नहीं चलाते तो क्या हम आज़ादी में कम से कम कुछ तो उनके कारण आज़ादी में सहयोग मिला? बिना आंदोलन के कुछ नहीं होता है। प्रजातंत्र, इसमें आंदोलन चलाना चाहिए, इसको फिर से पुनर्विचार होना चाहिए, किसानों की बात भी समझना चाहिए। अच्छा, कानून बदलने से किसी भी किसान का नुकसान नहीं होता है, थोड़ा बहुत उनकी बातों को समझना चाहिए। किसी भी चीज़ को एकदम खारिज करना ठीक नहीं है। और दलाल और ये कोई बीच में आकर आंदोलन नहीं करते, आंदोलन तो किसानों के नेता ही कर रहे हैं। मैं वहाँ पे 1 महीना रही हूँ। और रही बात गरीबी की, तो हर किसान गरीब नहीं है। मेरे यहाँ भी खेती होती है, पढ़ा लिखा मेरा भतीजा है, इंजीनियर है, वो खेती करता है। आजकल पंजाब में क्या खेती बहुत भाव दे रहे, खेती किसानी जैसा धंधा हो गया, लाभ का धंधा है, हानि का धंधा नहीं है। पर इस तरह कानून लगाने से आप 2 हाथों में मंडी पूरी दे देंगे। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस किसान कानून का समर्थन करती हूँ, और हर वो व्यक्ति जो कुछ थोड़ा जागरूक है वो समर्थन कर रहा है बात। और ये बिल्कुल बात गलत है, ये उड़ाने वाली बात है। अभी आज किसानों को कभी आप कह रहे कि आतंकवादी, कभी कह रहे, अभी कल उन्होंने कह दिया था, लेखी जी ने क्या बोल दिया था, आप किसानों को अपशब्द बोल रहे। ये किसान है,
ये सब किसानों के नेता किसान नहीं है, कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं, हर किसान नहीं जा पाता है। गांव में से, मेरे गांव से कम 10 किसान वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो किसान जाते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और निश्चित तो 2-4 कुछ लोग हमेशा इस तरह के जो लोग होते हैं वो जुड़ जाते हैं आंदोलनों से। वो आंदोलन वालों को भी नहीं मालूम होता है, जुड़ जाते। पर ये जो ताकतें होती है, इस तरह की खराब लोगों की ताकतें होती, वो कोई आंदोलन नहीं करती, उनको कोई आंदोलन करने से मतलब नहीं। ये किसान ही है, जो बैठे वो किसान ही आंदोलन कर रहे, और उनके पक्ष में हिंदुस्तान का 80% किसान है। लेकिन जिस तरह से विजय जी हम निष्कर्ष की बात कर रही है, किसी लगातार बैठकें भी हुई है, 12-13 बैठकें कृषि मंत्री के साथ हो चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर इस बार भी उन्हें न्योता दे चुके हैं, लेकिन उनका साफ ये कहना है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो किसान संशोधन की बात कर रहे हैं या किसी तरह कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने तो साफ मना कर दिया है, तो अब आगे किसान क्या करेंगे? यही एक रास्ता बचता है कि वो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन में भी कई सारे किसानों का नुकसान तो हो ही रहा है। आंदोलन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और सरकार को कहीं ना कहीं समझाइश ये करना चाहिए, पूरी तरह नहीं बदले पर बैठ के बात तो करें। बैठ के कुछ कानूनों में जहां जिन मुद्दों पे उनको वो लग रहा है आपत्ति, उन मुद्दों पे बैठ के बात करना चाहिए। सरकार को कभी भी कोई चीज़ खारिज नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में ये है कि अगर जनता आवाज़ उठाती है तो आपको तत्काल उस चीज़ को हटाना चाहिए। आज हम जनता की आवाज़ पे तो प्रदेश का ये क्या, जब जनता आवाज़ उठाती है वो कहती है यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, ये पान की दुकान हटाए, तत्काल हम हटाते, क्यों हटाते? तो आपको एक बार विचार करना चाहिए। किसान आवाज उठा रहे, किसानों को एक बार बुला के सारे कानून को समझाना चाहिए। 1-2 पॉइंट अगर बदलना हो तो उनका भी बात रह जाएगी, आपकी भी रह जाएगी। निश्चित तौर पे किसानों का नुकसान हो रहा है, पर ये बात नहीं सिर्फ किसानों का नहीं, ये प्रदेश केंद्र सरकार का भी नुकसान हो रहा है। ये आसान बात नहीं, पूरी दुनिया ही किसानों के आंदोलन की तरफ देख रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको हल करना चाहिए। किसानों के आंदोलन में सारे किसान थोड़ी आते, हर किसान, हमारे आसपास के गांव से 10-10, 5-5 किसान जाएंगे तो भी उनका आंदोलन चलता रहेगा। पर इस आंदोलन को कभी कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा ना। आखिर प्रजातंत्र है, ये देशवासी, इनके आंदोलनों को कुछ कम करिए, पॉइंट कुछ बढ़ाइए, कुछ समस्या को सुलझाइए। आप ऐसे कैसे आपने अगर किसी चीज़ को एकदम नकार दिया तो निश्चित तौर पे मामला तो बढ़ता है। आप उनकी भी बात रखिए, अपनी भी बात रखिए, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। बिल्कुल, लेकिन अपनी ही बात पे अड़ जाना ये किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह से किसान वहां पर जुट रहे हैं, जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम आंदोलन करते रहेंगे, सरकार को हमारी बात सुननी होगी। खैर, आगे देखना होगा कि क्या सत्र में ये मुद्दा उठता है। जब जासूसी मामले से फ्री हो जाएंगे तब शायद कोई जनता के मुद्दे पे ध्यान दे पाएंगे। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर। सावन की अगुवाई हो चुकी है प्रदेश में लंबे समय से। पहले ये था कि समय से पहले मानसून आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया, लेट हुआ, लेकिन फिर भी लगातार बारिश हो चुकी है। हर जगह हम देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर निगम की क्या तैयारी है, इन सब से लड़ने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, उस पर गौर करना जरूरी है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार बारिश होने के बाद जो स्थितियां हम देखते हैं, सड़कों की स्थितियां देखते हैं, पानी निकासी की स्थितियां देखते हैं, तो वो हमें खराब ही दिखती है और कोई सोल्यूशन उसमें नहीं निकलकर सामने आता। जब सड़कें बनाई जाती हैं, प्लान किया जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने के कारण ये स्थितियां बनती हैं जी। जैसे आप दुबई में चले जाएं, दुबई बहुत विकसित शहर है, लेकिन अगर वहाँ 1 इंच पानी गिर जाए तो पूरी सड़कें लबालब हो जाती है, क्योंकि लिए ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है जी। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करना पड़ेगा, और उसका ध्यान देने पर ही सही चीज हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि विभिन्न एजेंसियां काम करती हैं जी, एक सड़क बनाता है, एक दूसरा खोद देता है जी, तो रिस्टोरेशन नहीं होता प्रॉपर जी, ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखते जी। ये सारी समस्या स्वाभाविक है। लेकिन निर्माण नालों की सफाई नहीं होती है, नालों पर इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है, तो ये सब चीजें कारण बनती है सड़कों पे पानी भरने का, वाटर लॉगिंग का। लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार कहती है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं सभी सारी समस्याओं से निपटने के लिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता। इसके पहले भी हमने देखा था, विश्वास सारंग जी ने जितने भी नाले हैं राजधानी भोपाल की बात करें, उनका दौरा किया था, क्या कुछ समस्या उनमें पानी निकासी की, लेकिन वो कुछ दिखी नहीं, काम होता हुआ नहीं नजर आया। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि सरकार के इरादे, वादे और जमीन पर उसका क्रियान्वयन जी, इनके बीच में जो है कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है, और वही ये कारण बनता है सबसे बड़ा। तो
क्योंकि आपकी जो मशीनरी है काम करने वाली जी उसका प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, जी, प्लानिंग नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं उनको नहीं देखा जाता है। कहाँ पर डामर की सड़क बनना है, कहाँ सीमेंट की सड़क बनना है जी, ये सारी चीजें बहुत सारी पहलू हैं। आदमी के घर आजकल जो हो गए सीमेंट की सड़कें बन गई जी, तो घर नीचे हो गए, सड़क ऊंची हो गई, घरों में पानी भर जाता है। तो सबकी प्लानिंग जो है, हम भी कई मकान बनाए, लोगों को बताया कि कम से कम 2-3 फुट ऊपर बनाए, क्योंकि सड़क तो डामर डलेगा या कंक्रीट बनेगी तो आपकी सड़क का लेवल तो ऊपर उठेगा। बिल्कुल। विजया जी, जिस तरह से निर्माण कार्यों की हम बात करें तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कोई से भी क्षेत्र में अगर निर्माण होता है तो भ्रष्टाचार की खबरें तो आती है कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आवागमन में जो परेशानियां आती हैं, आज हम राजधानी भोपाल की बात कर ले तो कई सड़कें ऐसी है जहाँ पर गड्ढे ज्यादा है, सड़क कम दिखती है। जब सड़कें निश्चित रूप से सड़कों की जो है क्योंकि गड्ढे खाली तो हो गई है, और अब खासतौर से जब ये कोरोना काल में बजट कम हुआ है पीडब्ल्यूडी का और सब डेवलपमेंट के कामों का, और उससे तो अभी सड़कों की स्थिति और भी खराब होने वाली आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर मेंटेनेंस प्रॉपरली और एनुअल मेंटेनेंस नहीं होता सड़कों का तो वो गड्ढे बढ़ते जाते हैं और रोज दिन ब दिन चौड़े होते जाते हैं। विजया जी, सड़क बना एक ऐसा विषय है, सड़क बनाना, नाले साफ करना, चौराहे बनाना, इसमें ही पैसा मिलता है। तो कई बार देखा होगा आपने कि चौराहा छोटा कर रहे फिर चौराहा बड़ा कर रहे। सड़कों की गुणवत्ता के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। जो सड़कें आज बनी वो अगले पानी में पूरी उसमें गड्ढे पड़ जाते। रही बात आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम जो बना हुआ था वो आज 40-50 साल पूर्व था। आज जनसंख्या बढ़ रही, कॉलोनियां बढ़ रही। एक बार इसके ऊपर ध्यान देके व्यवस्थित ढंग से अगर किया जाएगा तो सड़कों के ऊपर पानी नहीं आएगा। इसमें गाँव में इतनी समस्या पानी गिरने के बाद की सड़कों की नहीं, क्योंकि वह कच्ची मिट्टी है और वो पानी उसमें चले जाता है। गाँव में तो पानी की जरूरत है। आज नदी नालों की भी बात है कि नदी नाले उसी समय उफान आ जाते। नदियों की स्थिति की उनको थोड़ी गहराई नहीं करते, ऊपर नदी रहती जो पूरी उसमें बाढ़ आ जाती है, आवागमन ठप हो जाता है और आम जनता परेशान हो जाती है। ये विषय एक दिन का नहीं है, इस विषय को बहुत गहराई से इसके ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा आपको। आज एक पूरी मोहल्ले सब दूर बिल्डिंगें बन गई, बम्बई, महाराष्ट्र के दुनिया, हिंदुस्तान के पूरे लोगों की जगह एक ही समस्या है कि पानी रोड पे बहने लग जाता। वो इसलिए कि नालियां बनी और आपको ये मालूम ही नहीं पानी कहाँ जाएगा, और आपने आ जाके वो नदियां खराब कर दी। नदियों का पानी और दूसरी नदियों की तरफ भी आपका ध्यान नहीं। सिर्फ अगर गहराई कर दिया जाए तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जो सड़क बनती है उनको सजा होनी चाहिए। जो आज सड़क बनी है 1 साल बाद 6 महीने बाद उखड़ जाती है। आखिर जाता पैसा तो जनता का ही है, सिर्फ हम लोग के टैक्स का पैसा है, जिसको टैक्स का पैसा भी हम देते और खामियाजा भी हम भुगतते हैं। ये जो ठेकेदार है या करोड़पति के अरबोपति बनते, अरबोपति के खरबोपति बनते, आखिर इनके ऊपर क्यों नहीं वो की। आपने देखा होगा कई बार पुल बनता है और दूसरे पानी में गिर जाता है, उनको सजा क्यों नहीं होती। आपको पुल में इतना पैसा लग जाता है फिर दोबारा वो हो जाता है और जनता उसमें, कई लोग उसमें खत्म हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है इसको ध्यान देना पड़ेगा और एक अलग से कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि ऐसी कमेटी, उच्च कमेटी जो निष्पक्ष भाव से इसका आकलन कर सके। ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में। दुनिया में अगर सभी लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। निश्चित तौर पे 100 में से 5 भ्रष्टाचारी, 95 लोग अच्छे होते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा। आज कल तो मालूम पड़ेगा अगले 2 साल 4 साल बाद की बरसात में लोगों को लगेगा कि भैया अंदर रहिए, कर्फ्यू लग गया। हर रोड पे से पानी बहेगा अगर इस सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा। नगर निगम क्या कोई तैयारी नहीं इनकी, अभी आने दीजिए, झड़ी लग जाने दीजिए, कोई तैयारी नहीं है आपकी। इतनी बुरी स्थिति होनी है कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित ही सब तमाम सिस्टम का मेंटेनेंस का पैसा तो सरकार देती है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो राजेश जी ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा कि तमाम सरकार तो दावे करती है, वादे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की बात की जाए तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। स्थितियां और कोई आज की बात नहीं है कि पहली बारिश हो, हर साल हम बारिश में यही स्थितियां देखते कि सड़कों की हालत खराब हो गई है, घरों में पानी घुस रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे सिस्टम को
सुधारने के नाम पे, जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने के नाम पे कुछ नहीं नजर आता। खैर, इस बार क्या होना है, क्या स्थितियां बनेगी, अगर लगातार बारिश होती है तो क्या निगम की तैयारी होती है और सरकार क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब 26 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, आगे कॉलेज खुलने के लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगे। स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन कई जगहों पे अभिभावक संघ जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की। आप स्कूल खोल रहे हैं तो तमाम सिक्योरिटी आप बच्चों को दे पाएंगे क्या? कि जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है और उसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अभिभावक संघ ये कह रहा है कि सरकार से हमने कोई बातचीत नहीं की और अब सरकार स्कूल खोल रही है तो सिक्योरिटी की बात आती है तो सरकार की क्या तैयारी है, सरकार को एक बार बताना चाहिए। पहली बात तो ये कि अभी तीसरी लहर की बात तो छोड़ दीजिए, तीसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है जी। 40,000 से 40,000 जा रहे हैं। तो बनी है कि मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य हो गई है काफी, लेकिन भोपाल में फिर भी 5-7-10 केस तो आते ही है ना। मध्य प्रदेश में टोटल 10-20 केस आ रहे हैं जी। तो एहतियात बरतते हुए भी पहले बड़े बच्चों को किया है, जुलाई से 11वीं के बच्चों को, और सारे टीचर्स को वैक्सीनेट करने के बाद ही वो कर रहे हैं। तो अब स्कूल कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में तो बच्चे क्या करें बताइए जी। अगर उनकी आदत ही खुल जाएगी स्कूल की पढ़ने की तो किस तरह से काम होगा। या बाहर लंबे समय तक ऑनलाइन तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन लगातार करने से बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं चीज की शुरुआत तो करना पड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, जानलेवा होती है, इतना नहीं है। थोड़ा सा एहतियात बरत के सब लोग करें तो उससे बचा जा सकता है। सामान्य सर्दी जुकाम जो होते हैं हमारे इन्फेक्शन, तो उससे थोड़ा सा ही बड़ा दूसरा बचा जी। मेडिकल दवा माफिया ने सबने इसको इतना हुआ बना दिया है और मीडिया भी कहीं ना कहीं इसका मोहरा बन गया, जिसके कारण सबसे ज्यादा मौत मुझे तो लगता है कि कोरोना से कम हुई। कोरोना के ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल किया जाए, जो घबराहट दहशत पैदा हुई है उसके कारण ज्यादा हुआ। विजया जी, आपसे लेना चाहूंगी, कॉलेज खुलने की भी तैयारी है लेकिन हॉस्टल्स नहीं खुलेंगे, तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब छोटी जगहों से बाहर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? कॉलेज खुलेंगे तो हॉस्टल खुलेंगे कुछ महीनों के बाद, पर असल में 8वीं तक के बच्चों की स्कूल नहीं खोलना चाहिए। उसके बाद की स्कूल खोले तो बाकायदा मेडिकल टीम होना चाहिए आपको। और रही बात बसों की व्यवस्था, जो आम बच्चे बसों में जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बस में 50-50, 40-40 बच्चे बैठते एक साथ, इसको कुछ महीनों तक, एक आध साल तक बच्चों को अपने खुद के व्हीकल से पहुंचाना ज़रूरी है। और 8वीं तक के बच्चों को तक के स्कूल पहले इनको देख लेना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे 8वीं तक के बच्चे समझते नहीं है मास्क लगाना नहीं लगाना इसको। और स्कूल कॉलेजों में भी व्यवस्था होनी चाहिए, दूर दूर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बाहर मेडिकल टीम पहले जांच करके हर बच्चा जाए, कहीं उसको फीवर तो नहीं है। निश्चित तौर पे स्कूल तो खोलना ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल बच्चों के आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है। पर छोटे बच्चों को अभी नहीं खुला तो भी चल जाएगा, 1 साल में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। पर बड़े बच्चों का स्कूल तो आपको 9वीं से खोलना पड़ेगा, कॉलेजों को भी खोलना पड़ेगा। रही बात हॉस्टल, भी एहतियात के तौर पे आपको खोल सकते हैं। हॉस्टल में भी समझदार होते हैं, हॉस्टल में रहने वाली बच्चियाँ समझदार है, क्योंकि मुश्किल सबसे बड़ी बात है 20-25% बच्चे बाहर से आते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ रहेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? छोटे छोटे गाँवों से भी आते, छोटे छोटे कस्बे से भी आते, जहाँ पे सुविधा नहीं वहाँ पे आते। तो आपको हॉस्टल भी खोलना चाहिए सबको, पर वहाँ पे सिर्फ मेडिकल आपको सुविधा देनी चाहिए। और अब पहले जैसा था कि हॉस्टल में 3-3 बच्चे नहीं, आपको हॉस्टल में 2 बच्चों के अलावा किसी को नहीं रखना चाहिए। क्लास में भी आपको क्लासें बढ़ाना चाहिए, एक क्लास में 15 बच्चों के अलावा आप नहीं रहे। ये एहतियात अगर आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रयोग भी सफल रहेगा। और बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी। बच्चे आज घर पे है, बहुत बुरी स्थिति में है, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे। पर यह है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, छोटे बच्चों को स्कूल खोलना तो बहुत बड़ी रिस्क है। जब तक कि ये इन बड़े बच्चों का कोई प्रभाव न देख ले, कहीं कुछ न हो जाए, तब आपको प्राथमिक खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एकदम छोटे बच्चों के स्कूल खोलना चाहिए।
निश्चित ही है, लेकिन जो स्कूल कॉलेज अभी खुलने की तैयारी चल रही है उसके लिए भी सरकार को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। और जिस तरह से अभिभावक संघ लगातार बोल रहे हैं कि सरकार को एक बार चर्चा करनी चाहिए, तो उनसे भी चर्चा करके बताना चाहिए कि हमारी ये तैयारियां है, बच्चों को सिक्योरिटी पूरी दी जाएगी। निश्चित ही पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को भी करना ही पड़ेगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, विजया जी, राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा और विश्लेषण करने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार। ठीक है।